हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर अप करके दे रहा हूं सेक्शन सी पेपर 2020। तो 2020 का जो पेपर आपके सामने है उसमें आप देख रहे हैं सेक्शन सी का पार्ट। तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस वॉच नहीं किए हैं तो पहले प्लीज उन वीडियोस को जरूर वॉच करिए। और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को क्लिक करिए और आपको वहां पे पुरानी वीडियो सब मिल जाएंगी 2019, 2020, देन उसके बाद आपको 2021, 22, 23 ये सारे सैंपल पेपर्स को वॉच करना है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो सेक्शन सी का था वो स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 27 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है हमें। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स 3 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन है, आपको वैल्यू निकालनी है 5y - 2x की एंड y/x - 2 की। देखिएगा सिंपल सा सवाल है। आपको क्या बोला है, अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप्स लिख के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दी है 2x + y = 23 और दूसरी इक्वेशन जो आपको गिवन है वो है आपको 4x - y = 19। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम वॉच करें तो यहां पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। अगर पहली इक्वेशन की y की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि y की वैल्यू जो कि पहले इक्वेशन से हमें मिल रही है वो है 23 - 2x। अगर इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं और इसको अगर मैं सेकेंड इक्वेशन बोल दूं, या इसको सेकेंड बोल लीजिए, इसको फर्स्ट बोल लीजिए। फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशंस आपके सामने गिवन थी। आपने पहली इक्वेशन से तो यहां पर आपने जो निकाला, इसके सामने अगर मैं रीजन दे दूं तो ये होगा बाय फर्स्ट एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो मैं बोलूंगा यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। डन। तो ये आपका क्या बनेगा, यहां पे ये बन जाएगा 4x माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 23 - 2x, y की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 19। अगेन अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 4x - 23, देखिएगा स्टेप आएगी 4x - 23 + 2x विच इज इक्वल्स टू 19। -23 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा और 4x + 2x हो जाएगा 6x। तो मैं कहूंगा यहां से मुझे x की एक वैल्यू मिल रही है। तो 6x आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 19 एडेड विथ 23। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 4 42, 42 डिवाइडेड विथ 6 और 6 7 टाइम्स होता है 42। दैट मीन्स x की वैल्यू है यहां पे 7। डन। तो x आपको मिल गया है 7। अब इस x को अगर अगेन आप y में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू भी आपको मिल सकती है, ये हो जाएगी 23 - 2 × 7 इज 14। तो 23 में से अगर 14 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पे ये बचेगा 9। डन। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को आप पिक करिए और जो आपको पता करना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिंपल है। आपको 5y - 2x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो मैं यहां पे कहूंगा कि 5y - 2x की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो ये आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट इज y। तो y आपको मिला था 9 - 2 मल्टीप्लाइड विथ 7, दैट इज 5 × 9 is what 45 minus 2 × 7 is what 14। तो यहां पे ये हो जाएगा 45 - 14। डन। और 5 में से 4 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो ये 3, 31। तो आपको जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली, आपको जो पूछा गया था 5y - 2x उसकी वैल्यू आपने दे दी। अच्छा, अभी आपसे ये भी पूछा गया y/x - 2 क्या होगा। एक शीट ले लेता हूं।
नाउ यहां पे लिख लेता हूं। अब क्या दूसरी जो चीज पूछी है वो पूछी है y/x-2, यही पूछा था, पीछे देख लेते हैं। y/x-2 उठाइए वैल्यू y और x की, तो y 9 है, x 7 है, 9/7 लिख दीजिए वहां पे, 9/7 -2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9/7 -2 कर दीजिए। x की वैल्यू 7 थी, यस, और y की वैल्यू 9 थी, वही वहां पे हमने डाला है, तो हमें ये मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक फ्रैक्शन है, दूसरा -2 है, तो यहां पर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 2 के नीचे 1 डाल दीजिए, 7 और 1 का एलसीएम कितना निकल के आया, ये आया 7, ऊपर आ जाएगा 9 -14, तो यहां पे एक वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव मिल रही है, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 14 है, तो 14 में से 9 गए, ये बचा 5/7, दैट इज -5/7। तो कुल मिला के 10th क्लास स्टूडेंट्स आपका ये जो सवाल था, यहाँ पे आपसे जो दो वैल्यूज पूछी थी वो दोनों आपने दे दी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अच्छा इसका एक और पार्ट है, इस और पार्ट को देखिएगा। अगेन बहुत सिंपल पार्ट दिया है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स बताइए क्या होगा, तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अगेन सॉल्यूशन लिख के आपको क्या गिवन है वो है 1/x+4 माइनस 1/x-7 विच इज इक्वल्स टू 11/30। और यहां पे एक चीज इन्होंने बहुत क्लियर कर दी है, वो ये कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं है, ठीक है। चलिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पे आप देखिए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो बाय टेकिंग एलसीएम, अगर मैं इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेता हूं तो इस साइड पे मैं लिख सकता हूं x+4 एंड x-7, तो x+4 एंड x-7, डन। अच्छा अब x+4 इस टेबल में कहां आता है, तो मैं कहूंगा x-7 टाइम्स आता है। x-7 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज x-7 माइनस ये नेगेटिव का साइन, x-7 के टेबल में, मतलब इसके टेबल में x-7 आता है x+4 टाइम्स, तो इस तरीके से ये आपका स्टेप बनेगा इस साइड पे, विच इज इक्वल्स टू 11/30। करिए सॉल्व, इसके बाद का स्टेप यहां पे निकल के आएगा x-7 माइनस x माइनस, तो मैं कहूंगा यहां पे आएगा x-7 माइनस x माइनस इंटू प्लस इज -4 अपॉन, इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये लिख देता हूं x+4 एंड x-7 विच इज इक्वल्स टू 11/30, डन। अगेन ऊपर सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स कैंसिल आउट, -7 -4 कितना होगा, तो यहां पे मैं कहूंगा ये हो जाएगा -11, तो यहां पे ये हो जाएगा -11 अपॉन, इसको अब अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो x² -7x प्लस 4x माइनस 4 इंटू 7 इज वॉट 28 विच इज इक्वल्स टू 11/30। दोनों तरफ न्यूमरेटर में 11 है, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां पे ये आ जाएगा आपका, ये उधर ये इधर, तो यहां पे ये आ जाएगा -30 इज इक्वल्स टू x² -7x प्लस 4x, तो यहां पे ये आएगा -3x -28, डन। ये एक इक्वेशन बनती हुई हमें नजर आ रही है। अगेन अगर इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे ये इक्वेशन हमें मिलेगी x² -3x -28 है, ये उधर जाएगा तो +2 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0, डन। तो ये -30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 में से 28 गए, 2 बचे। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं अगर आप, तो x² -2x माइनस x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, डन। यहां पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया तो इन दो टर्म में से कॉमन लेके देखिएगा, तो यहां पे एक x कॉमन आया बाहर, ब्रैकेट के अंदर आएगा x -2, फिर यहां से माइनस बाहर ले लीजिए, ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, अगेन ब्रैकेट में बचेगा -1 बाहर आ गया, तो x -2 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0।
तो x माइनस 2 एक फैक्टर निकल के आया और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके फैक्टर को अगर इक्वल टू 0 करते हो, इसके जीरोस निकालते हो, तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका जवाब है। इन्होंने यही बोला था सॉल्व फॉर x। 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, सिंपल सॉल्व करते हुए आना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है शो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is A, the second term is B and the last term is C equal to this। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? अगर आप यहां पे नोटिस करें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मुझे क्या गिवन है। सबसे पहली चीज मुझे यहां पर गिवन है कि फर्स्ट टर्म इज A। मुझे क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है। सेकेंड टर्म इज बी, तो यहां लिख लेते हैं सेकेंड टर्म एपी की वो है बी। अगेन यहां पे हमें बोला है लास्ट टर्म इज सी। हमें क्या दिया है? लास्ट टर्म इज सी, ठीक है। इक्वल टू दिस, तो अब हम एक एपी लिखते हैं आपके लिए। देखिएगा, फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म और बाकी मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म मुझे पता है सी है। ये आपको एक एपी गिवन है। अगर आपको ऐसी एपी दी है तो कॉमन डिफरेंस डी अगर आपको निकालना है तो यहां पे लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है, तो b माइनस ए, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। डन। अच्छा, अभी मुझे बोला है शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स, किसका? सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म एडेड विथ n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। डन, यही होगा। तो यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा सही कर दें तो बिग ब्रैकेट आना चाहिए था, वो हम लगाए थे 2a प्लस। डन। तो कॉमन डिफरेंस मैंने लिख दिया है, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अभी कंप्लीट है। ठीक, आपको Sn की वैल्यू ये दिखानी है, तो n/2 बिग ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी आप यहाँ क्या करोगे? एक तो ये फॉर्मूला आपको पता है, जब आपको कॉमन डिफरेंस नोन हो, आपको n टर्म की वैल्यू नोन हो और आपको फर्स्ट टर्म नोन हो। आप नोटिस करिएगा फर्स्ट टर्म है a, ठीक है, लेकिन आपको n की वैल्यू नहीं पता। पहली चीज, कॉमन डिफरेंस आपने जरूर लिख दिया है। अगेन अगर आप गिवन पार्ट पे ध्यान से अगर गौर फरमाए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और आपको ये चीज सिखाई गई है कि जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वर्ड दिया है तो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी में एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है, और वो फॉर्मूला ये भी है। ऑल्सो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म एडेड विथ लास्ट टर्म। एक ये फॉर्मूला है और हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे कहूंगा कि फर्स्ट टर्म तो a है प्लस l, लास्ट टर्म यहां पे c दी है, ठीक है, लेकिन अगेन n की वैल्यू आपको अभी भी नहीं पता। इस n को निकालने के लिए आप नोटिस करिए कि nth टर्म की तरफ अगर मैं जाता हूं, कोई भी nth टर्म, जो लास्ट टर्म है हम उसको nth टर्म मानते हैं, तो nth टर्म ऑफ एन एपी कैन बी गिवन एज फर्स्ट टर्म एडेड विथ n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। यहां से मैं n निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे nth टर्म c पता है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ले लेता हूं, ठीक है, लास्ट टर्म c है। तो अगर मैं an को, लास्ट टर्म को यहां पे टाइमिंग के लिए an बोल दूं, लेट इट बी an, तो यहां पे अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा c इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एडेड विथ n-1। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो वो है आपका d का कॉमन डिफरेंस है b माइनस है, ये रहा b माइनस है। आपको यहां से n मिलेगा, उस n को आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्लियर है मेरी बात? चलो सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको।
तो a इधर गया, ये आ गया c माइनस ए विच इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड विद b माइनस ए। मुझे तो n निकालना है, ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, इसको इधर ले आओ, इसका रिलेशन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स c माइनस ए डिविजिबल डिवाइडेड विद b माइनस ए विल गिव यू n-1, ऐसे ही होगा। अब ये -1 इधर लाओगे तो यहां पे आपको n मिल गया, देखिएगा n इज इक्वल्स टू व्हाट, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये -1 इधर आया तो ये +1 हो गया, डन। ये आपकी n की वैल्यू आ गई। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे किस किस की नीड है, तो मुझे देखो b माइनस ए नीचे मिल गया, ऊपर लिखा है b प्लस सी माइनस 2 है, इसको और सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी b माइनस ए एलसीएम ऊपर c माइनस ए एडेड विथ, ठीक है, b माइनस ए यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b माइनस ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको देखो n क्या मिलेगा, n आपको मिलेगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि n आपको देगा ये वाली टर्म b प्लस सी, देखो b प्लस सी, ठीक है, माइनस ए विल गिव यू -2a अपॉन b माइनस ए। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके n की वैल्यू आ गई, n। इस n को अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, शीट ले लेता हूं एक्स्ट्रा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे नोटिस करिए, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ n in what, in Sn equals to n by 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एडेड विथ लास्ट टर्म, डन। यहां पे अगर मैं n की वैल्यू डालूं तो सम ऑफ n टर्म्स देखो क्या निकल के आता है, n की वैल्यू पीछे हमारे पास आई है b प्लस सी माइनस 2a, क्या आई है b प्लस सी माइनस 2a अपॉन, ये वाला 2 नहीं, अभी n की वैल्यू लिख रहा हूं, तो n की वैल्यू हमारे पास आई है ऑलरेडी नीचे b माइनस ए, तो ये रहा b माइनस ए, ये n की वैल्यू है, n के नीचे 2 है, तो इंटू 1/2 विल गिव यू 2 ओवर हियर, देखो 2 यहां से मल्टीप्लाई हो गया। इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस लास्ट टर्म इज c, तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, आपको यही प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था a प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स b माइनस सी, कि जितनी भी एपीज की टर्म जिनका फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म b होता है, लास्ट टर्म c होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, डन। तो यहां पे आपको यही प्रूफ करना था कि a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a, और वो आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, डन। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 28 भी कर दिया है खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 28। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अच्छा, इसमें देखो एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में, अभी एक और पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन आपको दी है 1 + 4 + 7 + 10, कहां तक नहीं पता है, लास्ट टर्म इन्होंने x दे दी है, विच इज इक्वल्स टू 287। अब ये 287 क्या है, इन सब टर्म्स का सम है, 2 मिनट चेक कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर रहा हूं, तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं चेक करूं तो a2 माइनस a1 शुड इक्वल्स टू a3 माइनस a2 शुड इक्वल्स टू, यहां पे फोर्थ टर्म भी दी है a फोर्थ टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, पीछे वाली। तो यहां पर अगर मैं देखूं कॉमन डिफरेंस इन सब का क्या निकल के आ रहा है, तो 4 माइनस 1 शुड इक्वल्स टू 7 माइनस 4, ये मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो 7 माइनस 4 शुड इक्वल्स टू 10 माइनस 7, और मैं चेक करूंगा कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है सारे केसेस में, तो मैं कहूंगा इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। कौन सा, एलएचएस साइड, एलएचएस साइड एपी दी है पूरी,
ठीक है। अब अगर ये AP दिए तो इन सबका सम 287 लिखा है, दैट मीन्स आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है 287। मैं कहूंगा एक टर्म है anth टर्म जहां पे आपको n नहीं पता बट उसकी वैल्यू पता है, वो है x, और आपको ये x फाइंड करना है पहली चीज, ठीक है। और आपको फर्स्ट टर्म दी है a विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास anth टर्म है, आपके पास सम ऑफ ऑल टर्म्स है। मैं कहूंगा आपके पास लास्ट टर्म है, इसको या तो anth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो, L भी बोल सकते हैं। तो अगर मुझे लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो अभी मैंने पीछे देखा था कि मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, वो है n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एडेड विथ लास्ट टर्म, ये भी तो है। तो सम ऑफ n टर्म्स अगर मैं नोटिस करूं तो वो मुझे दिया है 287 विच इज इक्वल्स टू n/2, और फर्स्ट टर्म मुझे दी है 1 और लास्ट टर्म मुझे दी है x। प्रॉब्लम ये है कि मुझे n नहीं पता, x पता नहीं कर सकता अगर n नहीं पता, मुझे वो n पता करना पड़ेगा। वो n पता करने के लिए मैं एक शीट ले लेता हूं सबसे पहले, जहां पे मैं anth टर्म कैसे देते हैं वो बात करते हैं पहले। तो anth टर्म देने का तरीका है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। अगर यहां पे मैं कहूं anth टर्म की वैल्यू x दी है और यहां पर a की वैल्यू a मुझे फर्स्ट टर्म 1 दी है, n मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस इधर मैं देखूं तो वो 3 दिया है, इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, ये x की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3 इज 3n माइनस 2, यही है। ये x यहां से n निकालना है, तो x प्लस 2, ये माइनस 2 इधर गया, तो x प्लस 2 अपॉन 3, इसको मैं n की वैल्यू बोल सकता हूं। डन। ये n की वैल्यू अगर मैं उठा के यहां सब्सटीट्यूट करता हूं यहां पर, तो x निकल सकता है। करके देखते हैं, देखिएगा 287 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या निकली है x प्लस 2/3, x प्लस 2/3, तो x प्लस 2/3 इंटू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x, ये लिख सकते हैं। अगेन यहां पे सॉल्व करेंगे तो 287 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन 6, 2 इंटू 3 इज 6 और 1 प्लस x। डन। ये 6 इधर ले आओ 287 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाइड विथ 287 which is equals to x plus 2 and 1 plus x। इसको सॉल्व करिए, चलिए करते हैं। तो 6 इंटू 7 इज 42, 4 कैरी, 6 इंटू 8 इज 48, 49, 50, 51, 52, 2, 5 कैरी, 6 इंटू 2 इज 12 and plus 5 is 17 which is equals to x plus x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2, एंड यहां पर ये आ जाएगा प्लस 2x, यही आएगा। सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आ रही है, वो इक्वेशन हमारी बन के आ रही है 1722 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, और ये प्लस 2 इधर ले आइए तो माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 1720 which is equals to x स्क्वायर प्लस 3x। और इसको अगर मैं इक्वेशन बना दूं तो ये है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है। तो यहाँ पे हमें बोला था कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ रहा है 3, 4 माइनस 1 इज 3, सारे केसेस में 3 निकल के आ रहा है ना। मुझे 287 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो मुझे सम ऑफ ऑल टर्म्स दी हैं, n/2 मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस l x टर्म, तो 1 प्लस x यहाँ से आया, फिर 287 इज इक्वल्स टू ये n की वैल्यू कहाँ से आई थी, तो n की वैल्यू यहाँ से आई थी, कैसे, anth टर्म की वैल्यू x दी थी, a 1 दिया था, कॉमन डिफरेंस 3 था, मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस 3
1 माइनस 3 इज -2, तो ये आ जाएगा आपका 3n माइनस 2 x की वैल्यू। यहां से n निकालना था तो ये -2 इधर आया, +2 हुआ अपॉन 3। ठीक है, तो n की वैल्यू को x + 2/3 को आपने डाला यहाँ पर, कहाँ पर, तो आपने डाला x + 2/3 n की वैल्यू इंटू 1/2 6। तो यहां तक हमारा सब कुछ सही है, डन। चलिए इधर देखिएगा, अब यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और ये मेरा पक्का वादा है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो एक टर्म आपको नेगेटिव मिलने वाली है और एक टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगी। जो पॉजिटिव मिलेगी वो आपका आंसर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये काम मैं आपको दे रहा हूं, जिम्मे आप पे डाल रहा हूं। आपको यहां पे सिंपली या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो फिर इस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब x निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालिए। चलो वो भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो यहां पे आप b मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 4 मल्टीप्लाइड विथ c इज 1720। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, वो आप वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करिए, मुझे x निकाल के दिखाइए। ठीक है, चलिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि ये कौन सी टर्म है, मतलब वैल्यू क्या है, x निकालना है आपको, x। ठीक है, तो आप जब यहां डालेंगे तो आपको x मिलेगा, x कोई पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव भी हो सकता है वैसे, लेकिन क्योंकि यहां पर वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है तो मैं कहूंगा पॉजिटिव वैल्यू यहां पे डालनी है। क्लियर है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. आप फ्लाइट की ड्यूरेशन बताइए, कितनी देर की थी फ्लाइट थी, मतलब पहले की क्या ड्यूरेशन था। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो क्वेश्चन की सबसे पहले तो हिंदी समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि मौसम खराब होने के कारण कोई एयरक्राफ्ट जो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना था, दैट मीन्स आपको एक डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग कर रहा है एयरक्राफ्ट, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर्ड करना था वो था 600, कितना था, 600 किलोमीटर। ठीक है, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले कुछ उसकी स्पीड रही होगी, तो मैं कहता हूं कि स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या रही होगी वो हमें नहीं दिया है। तो इन्होंने कहा है कि किसी स्पीड से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, वेदर खराब होने के कारण उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। स्पीड कितनी कम की, तो स्पीड कम की है 200 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी, तो ओरिजिनल स्पीड वॉज, लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। हो सकता है वो इस स्पीड से उड़ रहा होगा। ठीक है, उसकी स्पीड कम कर दी, स्पीड रिड्यूस्ड, स्पीड रिड्यूस्ड कितनी कम की, जो स्पीड थी उससे 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर दी। तो x - 200, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा, ये करने के कारण टाइम जो है वो बढ़ गया 30 मिनट, समय बढ़ गया। तो पहले क्या समय लग रहा था, तो ओरिजिनल स्पीड पे क्या समय था, तो ड्यूरेशन क्या था, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट अगर मैं देखूं, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम का मैं देखूं तो समय क्या था, तो टाइम था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें क्लियर है। तो उस केस में टाइम ऊपर चला गया तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो 600 किलोमीटर कवर करना था x किलोमीटर पर आवर की टाइम से। तो ये जो x हमने लिया है किलोमीटर पर आवर स्पीड ली है, घंटे के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, तो टाइम जो लगता वो लगता 600/x आवर। ठीक है, तो इतना टाइम लगता, ये यूनिट आवर्स में आएगी। ठीक है, अच्छा
अब कितना ड्यूरेशन लगेगा? ड्यूरेशन आफ्टर स्लो डाउन करने के कारण हमें जो लगेगा वो लगेगा 600 डिवाइडेड विथ x माइनस 200। कितना? x माइनस 200 आवर। अब इतना समय लगेगा। डन। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस कितने का आ गया? इन दोनों में जो डिफरेंस आया, द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, क्योंकि स्पीड आपने कम कर दी, क्योंकि अब समय ज्यादा लगेगा, है ना? स्पीड कम की तो समय ज्यादा लगेगा। इसमें से जब इसको माइनस किया जाएगा तो 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 600 बाय x माइनस 200। ये समय ज्यादा लग रहा है। इसमें से आप पहले वाले समय को अगर माइनस करोगे तो इस केस में आप नोटिस करोगे कि आपको 30 मिनट टाइम जो दिया है, जो डिफरेंस दिया है वो मिनट्स में दिया है। अगर इसको मैं घंटों में कन्वर्ट करूं तो 30 बाय 60 का मतलब है 1/2, तो हाफ आवर का डिफरेंस आ रहा है। हाफ आवर, ठीक है? मैं मिनट में नहीं लिख रहा, मैं आवर्स में लिख रहा हूं। इस इक्वेशन को हमें करना है फाइनली सॉल्व। यहां से 600 कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 200 माइनस 1/x, और वो जो 600 आपने बाहर कॉमन लिया था वो इधर जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 600 तो ये हो जाएगा 1200। क्लियर है ये चीज? ये कहां से आया? ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 200 मल्टीप्लाइड विथ x, ऊपर आ जाएगा x माइनस 200। ठीक है, इस तरीके से ऊपर आएगा। डन। अभी विच इज इक्वल्स टू 1/1200। इसको हमें करना है सॉल्व। एक शीट लेके उसमें सॉल्व करते हैं। चलो पहले तो इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। x माइनस एक्स प्लस 200, तो ऊपर आएगा 200 बस, अपॉन यहां पे आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 200x विच इज इक्वल्स टू 1/1200। डन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 200 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर एक शीट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड विद 200, और वो जो डिनोमिनेटर था पीछे, ये जो डिनोमिनेटर था ये इधर ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 is 4, 2 × 1 is 2, 24 0000 which is equals to x square minus 200x। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 240000 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए, क्योंकि 24 हमें दिख रहा है, 6 × 4 24, और 6 और 4 का डिफरेंस भी 2 आता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x। ठीक है, तो ये हमें माइनस 200x देगा। फिर ये माइनस 240000 विच इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 600, और इधर x माइनस 600 लिख दिया। तो यहाँ पे 400 बाहर आ जाएगा और प्लस का साइन आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 400, और इधर आएगा x माइनस 600 विच इज इक्वल्स टू 0। इधर आ जाएगा x की वैल्यू माइनस 400, और यहाँ पे एक x की वैल्यू आपके पास आएगी 600। तो एक आ रहा है माइनस 400 किलोमीटर पर आवर, और एक आ रहा है x की वैल्यू 600 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकती, स्पीड तो पॉजिटिव रहेगी, तो मैं कहूंगा 600 आपकी स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि आपने पीछे ओरिजिनल स्पीड x मानी थी। तो मैं कहूंगा हमारे पास ओरिजिनल स्पीड आ गई। स्पीड ऑफ फ्लाइट ओरिजिनल ये निकल के आई है 600 किलोमीटर पर आवर। डन। अच्छा, ये हमारी स्पीड आई है। हमसे तो ड्यूरेशन पूछे कि ओरिजिनल जो स्पीड पे अगर फ्लाइट चलती तो कितनी देर में आपको पहुंचा देती।
तो मैं कहता हूं देयरफॉर टाइम जो ड्यूरेशन रहता वो रहता आपका 600 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फ्लाइट चलती तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम निकल के आता। टाइम कितना निकल के आता? टाइम आता 1 आवर। तो ये मेरा आंसर है। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वॉज 1 आवर। पहले ड्यूरेशन था 1 घंटा, स्पीड कम की, फ्लाइट लेट हो गई, तो अब 1 घंटा 30 मिनट में फ्लाइट लैंड करेगी। क्लियर है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने अभी 29th क्वेश्चन किया, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30th पे। क्वेश्चन नंबर 30th में आपको 2 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज x, y, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A का अगर मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया 3,4 और B का अगर मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया K,6, ठीक है, तो आप बताइए जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, और ये पॉइंट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जिसका मिड पॉइंट आपको x, y, m/n का रेशियो अगर मैं देखूं, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया है तो ये आ जाएगा m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1। ठीक है, m/n के रेशियो में अगर ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये लाइन के कारण, तो ये लाइन की इक्वेशन आपको दी है। ये लाइन अगर इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी है, तो आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूंगा कि अगर कोऑर्डिनेट x, y की हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेट्स हम दे सकते हैं, क्योंकि m/n का रेशियो हमें दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, ठीक है, यहां पर, तो ये हम दे सकते हैं mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो x, y के लिए कोऑर्डिनेट्स बन के यहाँ पे आएंगे x2 की वैल्यू, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है। इन वैल्यूज को सिर्फ आपको यहाँ डालना है, तो ये आ जाएगा k प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा दूसरा आपका आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4, तो 6 प्लस 4 होता है 10, 6 प्लस 4/2, ठीक है, 10/2 मतलब 5। तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। x का कोऑर्डिनेट क्या आया आपके पास? k प्लस 3/2, और y का कोऑर्डिनेट क्या आया आपके पास? ये आया 5, तो y का कोऑर्डिनेट 5 आया। इस वैल्यू को अगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो इक्वेशन आपको क्या दी है? ठीक है, मैं बोल देता हूं यहां पे सब्स्टिट्यूट x एंड y इन गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन लाइन की थी ना, तो उसी इक्वेशन में आप डाल के k की वैल्यू निकालोगे। तो यहां पे इक्वेशन दी है आपको x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू k प्लस 3/2 है एडेड विथ, y की वैल्यू 5 है माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 माइनस 10 इज माइनस 5, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 3/2 विच इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन आई। 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 3, तो k की वैल्यू आएगी 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो मैं कहूंगा जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है वहां पे k की वैल्यू 7 निकल के आ रही है। डन। क्वेश्चन नंबर 30th में आपने यहां पर k की वैल्यू 7 दे दी है। इसके और पार्ट की तरफ चलिए। और पार्ट में क्या पूछा है आपसे? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए दीजिए। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका a है, b है, c है, ठीक है।
ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ ए 1,4, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1,-4, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू ए। अच्छा, ए से अगर मैं चलूंगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2,-1, वही सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, ठीक है, बस एरिया का फॉर्मूला एक्स्ट्रा लग जाएगा यहां पर। तो 2,-1 एंड 0,-1 थ्रू ए बिंग। तो यहां पे ये बोल रहा है ए बी और ए सी का मिड पॉइंट, एक्चुअल में यहां पर होना चाहिए था एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स थ्रू ए दैट इज ऑफ ए बी एंड ए सी के पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो यहां पे ये पॉइंट आपको दिया है 0,-1, डन, और ये आपको दिया है 2,-1। तो ए बी से आपको ये पॉइंट दिया है, ए सी से मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए बी, बी का कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता तो इसको ले लो आप x1 y1, और सी का कोऑर्डिनेट आप ले लो x2 y2। आपको कुल मिला के यहां पे ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इस ट्राइंगल का आप एरिया दे सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल देने का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड विथ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 एडेड विथ यहां पे x2 अगेन, ये आ जाएगा आपका क्या, तो y3 माइनस y1 एडेड विथ x3 y1 माइनस y2। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास x1 y1 और x2 y2 नहीं है, हमें वो निकालना है। तो वो निकाल लेते हैं। अब उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अभी जो पीछे लगाया यहाँ पे x1 y1 पता चलेगा। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया है तो अगेन रेशियो 1:1 का ही है। और पीछे मैंने एक चीज देखी है कि कोऑर्डिनेट्स देने में आपका जो अपॉन टू तो वैसे ही आएगा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में ही चीज डिवाइड हुई है। तो मिड पॉइंट अगर दिया होता है तो उस केस में x, y जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, मतलब 2,-1, तो 2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैं यहां पर बोलूंगा कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये m:n के रेशियो में डिवाइड हो रही है, मिड पॉइंट आपको 2:1 दिया है, तो इस केस में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे दे सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हम x, y दे सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का केस अगर मैं देखूं, ठीक है, ए बी के केस में हम यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बन के आएंगे, ये हमारे बन के आएंगे m, मतलब आपका x, ये x1 प्लस 1, तो x1 प्लस 1, तो यहां पे मैं लिख दूंगा x1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, y1 प्लस 4, तो y1 माइनस 4, ठीक है, y1 माइनस 4 अपॉन 2। और क्योंकि ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमें गिवन है 2,-1, तो 2,-1 ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ये कोऑर्डिनेट्स हमने सेक्शन फॉर्मूला से दिए हैं। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो आप x1 और y1 की वैल्यू दे सकते हैं। मैं कहूँगा x1 की वैल्यू क्या होगी, तो x1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से ये x1 की जो वैल्यू है ये निकल के आएगी 2 × 2 4 में से 1 गया तो 3, x1 3 निकल के आया, ठीक है। अगेन y1 वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो y1 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा तो y1 की वैल्यू आएगी -2 + 4, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू आई 2, तो y1 2 आया एंड x1 3 आया। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 y1 आ गया। अब हमें निकालना है सिमिलरली x2 y2, तो यहां पे लिख देता हूं सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट AC वाला पार्ट देखें तो 0, -1 के कोऑर्डिनेट्स
हम दे सकते हैं कैसे, तो यहां पर आप बोलिए x2 + 1, तो x2 + 1, x2 + 1 अपॉन 2 कॉमा y2 -4, तो y2 -4/2, ये कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए और यहां से आप x2 y2 की वैल्यू दीजिए। तो x2 निकल के कितना आया, तो x2 + 1/2 इज 0, 2 जाके 0 से सॉल्व हो जाएगा, x2 की वैल्यू -1 आएगी, x2 -1 आया, ठीक है। और y2 कितना आया, तो y2 की वैल्यू देखिएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × -1 इज -2, तो -2 और ये -4 उधर गया तो +4, तो +2, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये x2 y2 आ गया। डन। आपके पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, आपके पास x3 y3 है। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को अब उठा के आप यहां पे डाल दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट के अंदर x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू, अब यहां से अगर देखेंगे तो x1 आपका निकल के आया है 3, तो 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्या, तो 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो डाल देते हैं वैल्यू 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका y2 - y3। अब y2 क्या है, अगर उसको नोटिस करूं तो y2 यहां पर क्या है, y2 देखिएगा, y2 की वैल्यू निकल के आई थी 2, ठीक है, माइनस y3 इज -4, तो +4 हो जाएगा। तो यहां पे y2 की वैल्यू है 2 + 4, तो 2 + 4 इज 6, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पे आ जाएगा 3 × 6 इज 18, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये आ जाएगा 18 एडेड विथ, अच्छा वापस आ जाते हैं इधर, क्या था, तो इधर आ जाते हैं ना, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, तो x2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है -1, तो -1, x2 की वैल्यू -1 निकल के आई है, यहां पे लिख दीजिए -1। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y3 - y1 के साथ, तो y3 इज -4, ठीक है, y1 इज व्हाट, y1 इज 2, तो -2, -3 एंड -2, डन। तो सॉरी -4 है ना, तो y3 की वैल्यू है -4 एंड -2, -4 एंड -2 इज व्हाट, तो -6, यहां पे लिख देते हैं -6, अगेन -1 -6 इज +6, तो 18 + 6, तो यहां पे ये आ जाएगा 18 + 6, ये रहा, अगेन प्लस का साइन, ठीक है। चलिए पीछे आ जाते हैं, x3 की वैल्यू आपकी है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, y1 इज 2 माइनस y2, 2 - 2 इज 0, तो यहां पे ये आ जाएगा 1 × 0 इज 0, मुद्दा ही खत्म, ठीक है, तो ये वाली टर्म 0। अच्छा इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 6 6 12 और 13 14 14 का 4 कैरी 2 24, ठीक है, ये आ जाएगा 12, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर या यूनिट्स, सेंटीमीटर में कुछ दिया है क्या इन्होंने, यूनिट सेंटीमीटर नहीं दिया, स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स वुड बी योर आंसर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका आंसर 12 आया, हाँ या ना। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जहां पे हमसे ये बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, and their sides of length are marked along them, then find the length of the sides of the triangle। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बोल रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ठीक है,
DEF। तो ये सिमिलैरिटी से मुझे एक चीज समझ आती है कि A D को करस्पॉन्ड कर रहा है, B E को करस्पॉन्ड कर रहा है, C F को करस्पॉन्ड कर रहा है। दैट मीन्स जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मैं कह सकता हूं AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। और ये जो साइड्स अलोंग लिखी हुई हैं, अगर इनको मैं यहां डाल दूं तो देखो AB हमें क्लियरली बोला है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1। DE हमें बोला है 18 विच इज इक्वल्स टू AC बोला है 3x और DF हमें बोला है 6x। तो 3x अपॉन 6x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9, 3x प्लस 9। डन, ये हो गया। और यहां पे हमें करना क्या है कुल मिला के, तो हमें यहां पर कोई भी दो इक्वेशंस को उठा के आपस में सॉल्व करना है। एक काम करता हूं, मुझे तो सिर्फ कुल मिला के x की वैल्यू होनी चाहिए बस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। ठीक है, टास्क थोड़ा बड़ा है लेकिन सिर्फ कहीं से x की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं इन दोनों को उठा लेता हूं। अगर मैं पिक करता हूं 3x बाई 6x इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9, देखिएगा 3x प्लस 9। तो यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3x इज मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 9 और 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 6x के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 इज 27x विच इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 12x। डन, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12x माइनस 27x। यहां पे सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर विल गिव यू माइनस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 27 में से 12 गए तो 7 में से 2 गया, 7 गया 6 गया 5, ठीक है, और 2 में से 1 गया 15, तो माइनस 15x। अभी दोनों साइड का नेगेटिव अगर मैं हटा दूं तो 3x स्क्वायर की वैल्यू 15x आ रही है। दैट मीन्स यहां पे x की जो वैल्यू है, अगर मैं 3x को इसके नीचे ले जाऊं तो ये मुझे देगा 5, ठीक है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी। x की वैल्यू 5 को उठा के आप हर साइड में डाल दो। जैसे जैसे आप x की वैल्यू 5 डालते जाएंगे आपका आंसर आता जाएगा। सिंपल। चलो देखो, तो AC वाली साइड 3x दी थी, x डाल दो तो ये हो जाएगा 15, यहीं पे लिख देता हूं। ये वाली साइड 6 इंटू 5 ये हो जाएगी 30, ठीक है। अगेन 2x माइनस 1, तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। इधर आ जाओ, ये तो ऑलरेडी 18 दी थी। 2x प्लस 2, 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। अगेन यहां पे 5 डालो तो 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 इज 24, तो मैं कहूंगा यहां पे ये आंसर आएगा 24। डन। 3 इंटू 5 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24। कुल मिला के हमने हर एक साइड यहां पे निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हो गया है सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, इसको रीड कर लेते हैं। If a circle touches the side BC of a triangle ABC at P, extended sides AB and AC at Q and R respectively, तो ये प्रूफ करिए। क्या बोल रहा है, if a circle touches the side BC, if a circle touches the side BC of a triangle ABC, तो आपके पास एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है एक ट्राइंगल की साइड्स को, मतलब एक साइड को, ट्राइंगल की एक साइड को, ऐसा इन्होंने बोला है। तो कुछ हमें जो ड्राइंग यहाँ पे समझ आ रही है वो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ समझ आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर आप इसको भी इंक्रीज कर देते हैं तो ये भी एक टेंजेंट रूप में आपको दिखेगा,
ये भी एक टेंजेंट रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। चलिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? इफ अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, तो ये साइड BC है और ये ट्राइंगल ABC था, इसकी किसी एक साइड को कोई सर्कल टच कर रहा है, तो इस केस में, ठीक है, अच्छा किस पॉइंट पे टच कर रहा है? तो पॉइंट है P, ये भी दिया हुआ हमें, ठीक है, ABC एट P एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC एट Q एंड R, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट AQ इज, आप ये प्रूव करो कि AQ की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस स्मॉल r है, तो मैं कहूँगा मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। मुझे एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ठीक है, मुझे ये भी गिवन है, इन विच P इज द टचिंग पॉइंट, तो BC साइड टच कर रही है सर्कल को और एक्सटेंडेड साइड AQ है एंड AR है, हमें ये भी बोला है। तो ट्राइंगल ABC है जिसमें AQ इज एक्सटेंडेड साइड एंड AB, ठीक है। दूसरा AR इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड साइड, ये भी क्या है? एक एक्सटेंडेड साइड है ऑफ साइड AC, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें जो शो करना है वो लिख लेते हैं। तो मुझे टू शो में बोला है कि AQ इक्वल्स है हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। एक बार देखें ये क्या क्या दिया है हमें, तो BC, CA एंड AB साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिए, और साइड्स ऑफ ट्राइंगल मतलब पेरीमीटर। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें ये पता है कि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AB प्लस BC प्लस AC, ये यहाँ लिखा हुआ पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा लूं, मतलब AB प्लस BC प्लस AC को अगर मैं पिक कर लूं, तो इस केस में देखिएगा AB प्लस BC जो है ये दो चीजों से बना है, BP प्लस PC से, तो मैं कहूंगा BP प्लस PC से आपका पार्ट बना है BC, डन, प्लस AC, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा ये जो BP और PC है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो BP BQ के इक्वल है, क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी टेंजेंट सर्कल के लिए, कोई भी दो टेंजेंट्स अगर सर्कल पे बने हैं, मतलब सर्कल की कोई भी दो टेंजेंट्स अगर किसी कॉमन पॉइंट बाहर टच कर रहे हैं, मतलब B पॉइंट पे अगर टच कर रहे हैं, तो BQ वाला पार्ट BP के इक्वल होगा। तो मैं BP की जगह BQ लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं AB प्लस BQ प्लस PC की जगह पे PC वाला पार्ट जो है, मैं अगर अलग कलर के पेन से आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल है, क्योंकि पॉइंट C है यहाँ पर आउटसाइड द सर्कल, और ये टेंजेंट है, CP एंड CR टेंजेंट है, ठीक है। ऐसे B पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है बाहर, और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, डन। तो इधर देखिएगा हम BQ की जगह पे लिख सकते हैं, मैं पेन चूज कर लेता हूं, हम यहाँ पर PC की जगह पे लिख सकते हैं CR, तो CR प्लस AC, और यहाँ पे ध्यान दूं तो AB प्लस BQ एक पूरी लाइन है AQ, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं AQ, और CR और AC, CR और AC भी एक पूरी लाइन है AR, तो प्लस AR। हम देखिए हम इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू AQ प्लस AR, लिख सकते हैं। अभी देखो हमारा ये वाला पार्ट तो ये आ गया, और AQ प्लस AR, तो AQ भी आ गया। अब AR को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक शीट पे आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूं। ऑल्सो आपको ये भी पता है कि यहां पे ये जो A पॉइंट है ये भी तो बाहर है,
ए पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ए एक ऐसा पॉइंट है जहां से पूरा ए क्यू टेंजेंट और ए आर टेंजेंट भी बनी है। दैट मीन्स पूरा ए क्यू ए आर इक्वल होगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर, और इस ए आर की जगह मैं ए क्यू डाल सकता हूं। इस ए आर की जगह अगर मैं ए क्यू डाल दूं तो यहां पे ये इक्वेशन बनेगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस ए क्यू, और ए क्यू प्लस ए क्यू इज 2AQ, तो ये हो जाएगा 2AQ। और यही आपको प्रूफ करना था, आप देख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इस 2 को अगर आप दूसरे साइड लेके जाते हैं तो ए क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ, ये 2 इधर आया तो हाफ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है ये चीज? बस ये हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा हो गया खत्म। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का सम √2 के बराबर है, ये आपको गिवन है, तो आप ये शो करिए, टू शो, आपको क्या शो करना है? आप ये शो करिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो जो गिवन है मैं अपनी कहानी वहीं से चालू करता हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज व्हाट √2। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, रूट का साइन हट जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देता हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से मैं कह दूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और इसमें अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा, ये पूरी चीज हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये 2 उधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे क्या आया, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 इज 1, दैट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। साइन थीटा कॉस थीटा 1 आएगा, नहीं 1/2 आएगा, सॉरी ये 1/2 आएगा। क्यों सर 1/2 कैसे? तो ये 1 उधर गया, माइनस हुआ, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये ऊपर का 1 और इसके साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में था, ये 2 इधर गया तो अपॉन में आ गया। ठीक है, इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आते हैं। क्या प्रूफ करना था इसको देखिएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। तो LHS यहां पे क्या दिया है आपको, ये दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही दिया है। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकता हूं। अच्छा, एलसीएम लूंगा तो नीचे एलसीएम में आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा, और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1/2 था, तो ये आ गया 1/2। बोलो ठीक है। अभी हम कहेंगे कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो LHS की वैल्यू है वो 2 आ रही है, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि LHS और RHS इक्वल हैं, वो मैंने दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड, ये मैंने दिखा दिया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, आ गया 2, सिंपल। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो आपका सेक्शन सी हो जाएगा खत्म।
ये देखिए, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड, एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, इसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कल इज गिवन 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। ठीक है, अच्छा ये चीज काम की है। मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सामने वाला आया नहीं 1 मीटर, वो कह रहा है मैं 1 मीटर का फेंस लगाने का खर्चा 50 रुपये लूंगा 1 मीटर का, और एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये हमें निकालना है। चलिए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकाले? तो फेंसिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहां से लेके यहां तक सर्कल के अंदर रेडियस दिया है, फेंसिंग मतलब सरकमफ्रेंस की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस पे फेंस लगेगा, अंदर का एरिया गिवन है। तो देखिएगा आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और वो आपको गिवन है 22176। यहां पे रेडियस आप निकालेंगे जो कि सेंटीमीटर में आएगा, निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आएगी 22176 मल्टीप्लाइड विथ 7/22। डन। यहां पे 2 से अगर आप छोटा करेंगे इस पूरे को तो 2 11 टाइम्स इज 22 एंड 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 0 2 8 टाइम्स 16 2 8 टाइम्स 16। अगेन 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आएगी, वो आएगी 11 1 टाइम्स 11 00 11 8 टाइम्स इज 88 इंटू 7, ये आएगी। अच्छा, अगर मैं 1008 के फैक्टर्स निकालूं, देखिएगा यहाँ पर 1008 के फैक्टर्स देखते हैं, 1008 के फैक्टर्स। तो 2 5 टाइम्स इज 10, 0 2 4 टाइम्स इज 8, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 5 टाइम्स इज 10, 2 2 टाइम्स इज 4, अगेन 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 6 टाइम्स इज 12, अगेन 2 6 टाइम्स इज 12, 2 3 टाइम्स इज 6, 3 3 2 टाइम्स इज 6, 3 1 टाइम्स इज 3, 3 7 टाइम्स इज 21। इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 7, और एक 7 ऑलरेडी था। आर स्क्वायर की वैल्यू देनी है तो यहाँ पे हमारा जो रेडियस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारा रेडियस निकल के आया है, जिसकी वैल्यू अगर मैं लिख दूं यहां पर तो वो आएगी 2 इंटू 2 4 4 4 मल्टीप्लाइड विथ 21, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 21 इज 84, तो रेडियस आया 84 सेंटीमीटर का। डन। रफ वर्क हटा देता हूं यहां से। चलिए, आपको क्या निकालना है अगर आप उस पे आए तो यहां पे हम कहेंगे कि 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 7 अगर मैं आता हूं तो यस 84 आ रहा है, रेडियस 84 आ रहा है। चलिए, यहाँ पे रेडियस हमारा निकल आया है। अगर मैं सरकमफ्रेंस पे जाऊं तो सरकमफ्रेंस हमें निकालना पड़ेगा कि कितना उसका सरकमफ्रेंस है, कितनी बाउंड्री पे फेंसिंग लगनी है, तो वो फॉर्मूला है 2 पाई आर। अगेन 2 मल्टीप्लाइड विथ 22 बाई 7 मल्टीप्लाइड विथ 84, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 22 मल्टीप्लाइड विथ 7 से 84 कटा, तो 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 2 टाइम्स इज 14। क्लियर है? चलो, यहां पे इसको सॉल्व करिए तो 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 12 कितना होता है, तो ये होता है 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 8 12 12 का 2 कैरी 1 528 सेंटीमीटर का इसका बाउंड्री है, 528 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फेंसिंग मीटर्स में अगर निकाली जाए तो वो आ जाएगी 5.28 मीटर। डन।
ये सरकमफ्रेंस निकल के आया मीटर्स में, डिवाइड बाय 1000 किया तो मीटर में कन्वर्ट हुआ। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर 1 मीटर का 50 रुपए है तो 5.28 मीटर का कितना कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट जल्दी बताइए। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपके जवाब का वेट करूंगा। ये पूरा अमाउंट आएगा रुपीज में, ठीक है। तो 50 रुपए 1 मीटर का खर्चा, तुम्हारा टोटल मीटर आया 5.28 मीटर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर आप पूरा लास्ट तक वीडियो सुन रहे हैं तो मुझे इसका जवाब आप देंगे। डन। चलिए मूव करते हैं। फाइनली वीडियो का अंत यहां पर हमने किया एक लास्ट क्वेश्चन के साथ। आप मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर, सिर्फ आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे और आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगा, उन कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा बाकायदा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को मैं जवाब दे रहा हूं, तो यहां पर अपना ध्यान रखिए। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे ऑफलाइन मोड में भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में ज्वाइन करने के लिए हमारे फोन नंबर्स अवेलेबल हैं, एडमिशंस ओपन है। डन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।